साथियों, दुनिया में आज से कुछ वर्ष पूर्व अराउंड 2017 में हॉलीवुड में यौन शोषण का एक कैंपेन चला था जिसे मी टू कैंपेन के नाम से जाना गया था। जब एक हॉलीवुड के प्रोड्यूसर जिनका नाम था हार्वे विंस्टीन, उनके ऊपर 80 से ज्यादा महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। जब हार्वे विंस्टीन पर हॉलीवुड में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, उसी समय पर और हॉलीवुड एक्ट्रेसेस जैसे एंजेलिना जॉली, सलमा हायक ये बाहर निकलकर आई और इन्होंने इस बात को पब्लिक करने में कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, एक शब्द का उपयोग किया, मी टू। यानी कि आरोप सबसे पहले इनके ऊपर लगे कि इन्होंने बहुत सी महिलाओं के साथ में यौन उत्पीड़न किया है, तो कुछ एक्ट्रेसेस इनकी देखा देख बाहर निकलने लगी जिन्होंने पब्लिकली आकर सोशल मीडिया पर मी टू लिखना शुरू किया, यानी कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ये 2017 की जो घटना है, ये घटना केवल यूएस या वेस्टर्न मीडिया तक ही सिमटकर नहीं रही, ये भारत तक भी पहुंची। भारत में भी उस समय पर बॉलीवुड का जो फिल्मी सितारे या फिर राजनीतिक हस्तियां या सेलिब्रिटीज, इन सब के नाम इस मी टू कैंपेन के अंदर एक्ट्रेसेस के द्वारा और महिलाओं के द्वारा लिए जाने शुरू हुए कि इन्फ्लुएंशियल लोगों ने कैसे उनके साथ में यौन दुर्व्यवहार या उत्पीड़न किया है। बहुत सारे नामी गिरामी लोगों के नाम मी टू कैंपेन के जरिए पब्लिक डोमेन में आने लगे। लोगों के आरोप लगने लगे कि इन्होंने या फिर उन महिलाओं ने जिन्होंने कि पुरुषों के ऊपर यह आरोप लगाया कि इन्होंने फिल्म के दौरान या फिर अपने कार्य क्षेत्र में महिलाओं को फायदा पहुंचाने के लिए उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया है। इस तरह की मीडिया के अंदर जानकारी आने लगी। यह जानकारी आज हम फिर से क्यों दे रहे हैं? आज हम इसलिए दे रहे हैं कि भारत में केवल बॉलीवुड नहीं चलता है, क्षेत्रीय भी फिल्म मीडिया या फिर कहिए तो क्षेत्रीय फिल्म उद्योग भी काफी हावी है, काफी प्रभावी है। ऐसे में मॉलीवुड, जो कि मलयालम लैंग्वेज के अंदर फिल्म को जानने के लिए जाना जाता है, फिल्म इंडस्ट्री है जो कि केरला बेस्ड है, वो इन दिनों सुर्खियों में है। बाय द वे, मॉलीवुड की तरह ही टॉलीवुड जो कि तेलुगु लैंग्वेज के लिए है, कॉलीवुड जो कि तमिल लैंग्वेज के लिए है, सैंडलवुड जो कि कन्नड़ लैंग्वेज के लिए है, ऐसे ही पंजाबी सिनेमा, ऐसे ही बॉलीवुड, ये तमाम प्रकार के सिनेमा हैं। ऐसे में मॉलीवुड सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि मॉलीवुड में फिर से एक बार मी टू मूवमेंट जोर पकड़ रहा है और मलयालम फिल्म जगत पूरी तरह से इससे प्रभावित हो चुका है। काफी सारे लोग जो कि काफी की पोजीशंस पर हैं, वो अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। लोगों के बीच में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट है कि महिलाओं की सुरक्षा फिल्म इंडस्ट्री में इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड क्यों। इस विषय पर डिटेल में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, चर्चा शुरू होती है और दुनिया तक लौटकर पहुंचती है। न्यूयॉर्क टाइम्स इस बात को कवर करता है कि साउथ इंडिया के सिनेमा में मी टू फिर से आ रहा है। ऐसे में बड़े सवाल बनते हैं कि अल्टीमेटली अभी ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते ये मी टू फिर से सुर्खियों में आ गया है। हुआ क्या है? अगर तात्कालिक चीज बताऊं तो यह है कि एक एक्ट्रेस है मीनू मुनीर, उन्होंने सोशल मीडिया यानी ट्विटर पर अपनी तरफ से एक ट्वीट करते हुए कुछ लगभग 7 लोगों के खिलाफ जानकारी साझा की और साथ में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 354 के तहत मामला दर्ज कराया। इनमें से फिल्म एक्टर्स के नाम भी थे। इन फिल्म एक्टर्स में एक्टर मुकेश या फिर और जो एक्टर्स हैं जैसे कि मनिया पिल्लू राजू, अदावेला बाबू, जयासूर्या, ऐसे लोगों के नाम यहां पर लिखे हुए थे। इन लोगों के ऊपर इन्होंने फिलहाल ही केस क्यों कराया? मामला कब का है? तो इधर 2013 का जिक्र लिखा इन्होंने कि 2013 में आई वाज सब्जेक्टेड टू फिजिकल एंड वर्बल अब्यूज बाय दीज इंडिविजुअल्स व्हाइल वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, और मैंने काम कंटिन्यू रखने का प्रयास किया और जब कंडीशंस अनबेरेबल हो गई तो ये बता रही हूं। मीनू मुनीर अपने स्तर पर 2013 का मामला अभी उठा करके फिर से इस मामले को गरमा दी हैं। लेकिन फिर बड़ा सवाल आया, 2013 का मामला 12 साल बाद क्यों आया? ऐसे में फिर इसका कारण खोजने में पता चला, मीनू मुनीर ने जिन एक्टर्स पर आरोप लगाया उनमें से जयसूर्या की सफाई भी निकल कर आई। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि लीगल जानकारियों में हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल बना, अभी अचानक क्यों आई? इसके पीछे का कारण यह है कि मलयालम फिल्म उद्योग में, जिसको मॉलीवुड कह रहे हैं, केरल फिल्म उद्योग में एक हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई है। जो हेमा समिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है
वो इस फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर ही रिपोर्ट पब्लिक करती है। अब ये क्या कहानी है, कौन सी हेमा समिति है, कब बनाई थी, क्यों बनाई थी, और अब रिपोर्ट आई है तो क्या इस रिपोर्ट की वजह से इस तरह से फिल्म स्टार्स फिर से बाहर निकल के आ रहे हैं, अब इस बारे में भी जानते हैं। मतलब आप इस तरह से समझिए कि हेमा समिति की रिपोर्ट और उसके बाद में अब तक 17 ऐसे मामले निकल कर आ चुके हैं और ऐसे मामलों को और भी बहुत सारे लोग एंडोर्स कर रहे हैं। वुमेन कमीशन एंडोर्स कर रहा है कि हाँ भाई, अगर कोई भी बात ऐसी है तो बताइए और हमें शिकायत पहुंचाइए, हम इस मामले में आपके साथ हैं। लोग उनको शाबाशी दे रहे हैं जो इस तरह से खुलकर सामने आ रही हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि यार ये हेमा समिति या हेमा कमेटी रिपोर्ट है क्या। हेमा कमेटी रिपोर्ट को जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे चलना पड़ेगा। जब और पीछे चलेंगे तो हम हॉलीवुड से पहले मॉलीवुड में आ जाएंगे। मतलब दुनिया में जो घटना हुई उससे पहले हमारे फिल्म उद्योग में घटना घटित हुई थी। घटना थी वर्ष 2017 के शुरुआत की, जब एक फिल्म कलाकार, एक महिला कलाकार ने अपने स्तर पर यह आरोप लगाया था कि उसके साथ कुछ पुरुष कलाकारों ने, फिल्म उद्योग से जुड़े हुए कलाकारों ने एक कार में ज्यादती की। जब महिला के द्वारा यह बात बताई गई, इस बारे में मैं पहले बताता हूं फिर मैं आपको लेकर के आऊंगा। 2017 के अंदर फरवरी 17 का मामला है। एक लीडिंग फिल्म एक्ट्रेस थी, उन्होंने अपने स्तर पर यह आरोप लगाया कि उनके साथ उनके कोवर्कर्स में या फिर उनके साथ काम करने वाले फिल्म के लोगों ने उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। ये जब बात बाहर आई और जिन एक्टर्स का उन्होंने नाम लिया, ये केरल के एक्टर हैं, काफ़ी प्रसिद्ध एक्टर हैं, इनका नाम जिक्र में आया। ये वो एक्ट्रेस हैं जिनके विकिपीडिया पर ये जानकारी मिली कि इन्होंने ये जानकारी साझा की। ये सब बातें जब बाहर निकलकर आने लगी तो केरल में इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगा। सरकार ने फरवरी के इस मामले पर जुलाई 2017 में राज्य सरकार ने एक 3 स्तरीय समिति गठित की। उस 3 स्तरीय समिति में एक रिटायर्ड केरला हाईकोर्ट की जज, जिनका नाम है जस्टिस के हेमा, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की। उनके साथ साथ 2 और महिलाएं भी शामिल थी इस पूरी रिपोर्ट में, जिसमें एक एक्ट्रेस भी थी। इस प्रकार से 3 लोगों को मिलाकर के एक समिति बनाई गई। इस समिति का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि जब किसी महिला ने यह आरोप लगाया है कि मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ है, तो इस आरोप के बाद केरला फिल्म उद्योग पर बड़ा सवाल उठने लगा तो लोग प्रोटेस्ट करने लगे। 2017 की बात बता रहा हूं। उस समय पर मी टू कैंपेन धीरे धीरे दुनिया में फैल रहा था। ऐसे में मलयालम उद्योग में इस बात पर जोर दिया गया कि क्यों ना इसकी जांच ही करा ली जाए, जितने भी वर्कर्स हैं इनसे पूछ ही लिया जाए कि बताओ भाई क्या दिक्कतें हैं। ऐसे में हेमा समिति ने, मतलब जो ये जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस हैं, इन्होंने 295 पेजेस की एक रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट को उन्होंने दिसंबर 2019 में यानी कि लगभग 2.5 साल में बनाकर सरकार को सौंप दिया। यह वो तस्वीर है जिसमें यह रिपोर्ट दिसंबर 2019 में सरकार को सौंपती हुई 295 पेजेस की रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट को बनाने में इन्होंने तमाम प्रकार के लोगों से पूछताछ की थी। मतलब आप ऐसे सोचकर देखें कि इन्होंने अपने स्तर पर जब ये रिपोर्ट तैयार की थी तो इसमें इन्होंने हर तरह का, कोई फिल्म कलाकार है, महिला कलाकार के अंदर महिला कलाकार, सहायक कलाकार, प्रोड्यूसर, मैनेजर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, जितने भी प्रकार से महिला कर्मचारी फिल्म उद्योग में काम कर रही हैं, उनके इंटरव्यू के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट के तैयार होने के बाद असली दिक्कतें शुरू हुई। क्या? आप देखिए कि दिसंबर 2019 में रिपोर्ट सबमिट हुई, लेकिन इस रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया, यानी जनता के सामने इस रिपोर्ट को लाया ही नहीं गया। फरवरी 2022 में साजी चेरियन ने असेंबली को कहा कि यह रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई क्योंकि यहां पर बहुत सारे पर्सनल टेस्टिमोनीज थे उन महिलाओं के जिन्होंने कंप्लेंट की हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है यह वाकया। आपने किसी कंप्लेंट के बिहाफ पर कमेटी बनाई, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके सीएम को सौंपी, लेकिन यह रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि इसमें बहुत सी महिलाओं ने अपने निजी, जो उनके साथ हुई दुर्घटनाएं हैं, वो वहां पर लिखवाई हैं। बोले अगर वो लिखवा दी, वो बातें पब्लिक हो गई, तो उनकी रेपुटेशन का भी
और साथ ही साथ पूरे फिल्म जगत का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। इसलिए हम इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करना चाहते। ऐसे में यह बड़ा प्रश्न बनने लगा कि अगर आपने ये जानकारी जुटा ली तो पब्लिक में तो लाओ, ताकि लोग अवेयर हों इस बात से और उन लोगों पर एक्शन लो जो कि पीड़ित हैं। इस बीच में कुछ महिलाएं जिन्होंने वाकई में टेस्टिमोनी दी थी, अपनी बातें बोली थी, वो जाकर शिकायत करने लगी कि सर मैं अपनी जानकारी वापस लेना चाहती हूं। मैंने इस बारे में जानकारी दी ही इसलिए थी क्योंकि वो प्राइवेट जानकारी थी। अगर आप उसको ही पब्लिक कर देंगे तो फिर मेरी निजता का क्या होगा। मामला काफी गंभीर हुआ। सरकार ने लगभग 60-65 पन्ने बचा करके इसमें अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। आज जो आप ये जानकारी सुन रहे हैं वो इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हेमा कमेटी की ये रिपोर्ट जो 2019 में सरकार के पास आई थी, आज से 15 दिन पहले ही सरकार ने पब्लिक की है, यानी जनता के सामने रखी है। उसमें से कुछ पेजेस अभी भी हटाए हुए हैं, उन पेजेस को लेकर भी डिमांड चल रही है। वो जो रिपोर्ट आई है अभी, उससे तहलका मचा हुआ है क्योंकि उस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो बातें अब आपको समझनी चाहिए। लगभग 30 कैटेगरी में काम करने वाली महिलाओं से यह रिपोर्ट तैयार करवाई गई है, यानी कि इतने सारे लोगों से पूछा गया है। और जब पूछा गया तो इन्होंने अपने स्तर पर जो आरोप लगाए वो 17 तरह के शोषणों के थे। इस रिपोर्ट में कहा गया कि काम के बदले महिलाओं से सेक्सुअल फेवर मांगा जाता है, वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और अब्यूज किया जाता है, सेक्सुअल फेवर की बात ना मानने पर टॉर्चर किया जाता है, बेसिक सुविधाएं जैसे कि टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम्स ये नहीं होते, सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, काम करने पर मना करने से मनमाने तरीके से बैन लगा दिया जाता है अगर आपको काम नहीं करने देना है, बैन का डर दिखाकर चुप करवा दिया जाता है कि कोई फिल्म एक्ट्रेस बात उठाना चाह रही है तो धमका दिया कि आपको एक भी जगह काम नहीं मिलेगा क्योंकि पूरे काम पर कुछ ही लोगों का कब्जा है। पुरुषों का प्रभुत्व है, ऐसे में जेंडर के आधार पर भेदभाव होता है, पुरुषों को ज्यादा तनख्वाह मिलती है, वर्क प्लेस पर ड्रग्स, शराब और उसके नशे में अभद्रता होती है, अमर्यादित और वल्गर कमेंट्स पास किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लिखित में होती ही नहीं है इसलिए मनमानी चलती है, तय की हुई फीस भी देते नहीं है, महिला और पुरुषों की फीस में लार्जर डिफरेंस है, तकनीकी कार्यों में महिलाओं को मौके ही नहीं दिए जाते, ऑनलाइन हरेसमेंट यानी कि मोबाइल के थ्रू मैसेजेस भेज करके हरेसमेंट किया जाता है, अधिकारों को लेकर कानूनी जागरूकता नहीं दी जाती है और समस्या के निवारण के लिए कोई आधिकारिक कमेटी अथवा संगठन नहीं है। इस तरह की जब बातें आई तो उसमें सेक्सुअल हरेसमेंट सबसे बड़ी समस्या बनकर निकला। चूंकि ये रिपोर्ट अभी पब्लिक 15 दिन पहले हुई है, इसके साथ साथ ही ये मुनीर वाला जो मामला है ये पब्लिक फिर से हुआ है, ताकि लोगों को ये याद आ जाए कि ये घटना उस समय की भले ही है लेकिन आज भी एग्जिस्ट करती है। यानी कमेटी जब से बनी तब से लेकर अब तक कुछ हुआ नहीं है, इसलिए यह जानकारी फिर से दी जा रही है कि देखिए फिल्म इंडस्ट्री का काला सच क्या है। मतलब इंडस्ट्री के अंदर कई बड़े नाम भी ऐसे हैं जो हरेसमेंट में शामिल रहे हैं, उत्पीड़न में शामिल रहे हैं। न्यू कमर्स के सामने बनी इंडस्ट्री की, मतलब न्यू कमर्स जो हैं उनके सामने इंडस्ट्री की बहुत खराब इमेज बन चुकी है। पुरुष खुलेआम सेक्स की डिमांड करते हैं और सेक्सुअल हरेसमेंट लगभग हर स्थान पर होता है। रात होते ही कोवर्स करके कमरों के ऊपर गेट बजाने लग जाते हैं। कई पुरुष इस तरह की हरकतें करते हैं। महिलाओं के बारे में कोड वर्ड्स में बातें की जाती हैं। टॉयलेट्स तक जाने की इजाजत नहीं मिलती। इतना पुरुषों का वर्चस्व है कि अगर कोई उनके खिलाफ मुंह खोलने का प्रयास भी करे तो धमकियां मिलने लगती हैं और उन्हें प्रॉपर तरीके से माफिया की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं होता जिसमें कि उनकी लिखित फीस का कोई भी जिक्र किया गया हो। इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद मलयालम फिल्म उद्योग पूरी तरह से भारत भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि यह जानकारी सरकार के पास आज से लगभग 5 साल पहले से उपलब्ध है। ऐसे में सरकार इस बात को दबाकर जो बैठी हुई है, पिनेराई विजयन की जो सरकार है, यह अपने आप में बड़ी ही संवेदनहीनता को दर्शाता है। साथ ही साथ फिल्म उद्योग का बचाए रखना या फिर वो जो कांच के महल के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनके बढ़त को बनाए रखना कि देखिए ये बड़े लोग हैं, इन्हें किसी तरह से कुछ नहीं कहना चाहिए, ये सरकार की समानता की धारणा या फिर न्याय के लिए जो सभी को न्याय के समक्ष समानता की जो बात है उसके खिलाफ प्रतीत होता है।
ऐसे में आवश्यक है कि इस रिपोर्ट के ऊपर तात्कालिक रूप से कार्यवाही की जाए और ऐसे मामले जिनको इस रिपोर्ट के अंदर टेस्टिमोनी किया गया है उनकी भी जांच की जाए, और वो जो बेसिक सुविधाएं महिलाएं मांग रही हैं वर्क श्योरिटी के बारे में या फिर एग्रीमेंट के बारे में या फिर पुरुषों और महिलाओं के सेपरेट चेंजिंग रूम्स, सुविधाएं, टॉयलेट्स, इन सब के बारे में, इन सब पर एक्शनेबल तरीके से काम किया जाए, ताकि मीडिया जो कि फिल्म इंडस्ट्री जो कि समाज का ही एक दर्पण बनाकर समाज को दोबारा से अभिव्यक्त करके दिखाती है, उसके करप्शन से महिलाओं को बचाया जा सके। फिलहाल के लिए यह मामला इतना बड़ा बना कि इस रिपोर्ट के आने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली कई महिला आर्टिस्ट अपने साथ हुई यौन शोषण का फिर से जिक्र करने लगी हैं। बंगाली एक्ट्रेस श्रीलेखा ने मलयालम फिल्म मेकर रंजीत के खिलाफ यौन शोषण और रेप की मामला दर्ज करवाया है। रंजीत को केरल चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा है। एक्ट्रेस रेवती संपत आरोपों के बाद एक्टर सिद्दीकी ने भी एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट यानी अम्मा के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। अम्मा के महासचिव एक्टर सिद्दीकी और जॉइंट सेक्रेटरी बाबूराज पर लगे सेक्सुअल अब्यूज के आरोपों के बाद प्रेसिडेंट मोहनलाल समेत 17 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। एक्ट्रेस मीनू मुनीर ने मलयाली एक्टर और सीपीएम के कोल्लम विधायक मुकेश एम के खिलाफ सेट पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद एक्टर जयसूर्या समेत 7 लोगों के खिलाफ धारा 354 के तहत मामला दर्ज हुआ है। इन्होंने इसकी जानकारी सबसे पहले अपने फेसबुक पोस्ट पर दी। इस सभी मामलों में एसआईटी जांच करेगी, ऐसा फिलहाल के लिए सरकार ने आश्वस्त कर दिया है। अपनी तरफ से 7 मेंबर पुलिस टीम बनाई गई है। रिपोर्ट आने के बाद अब सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। आप विचार कीजिए, केरल के अंदर अब राजनीति भी अपने परवान पर है। अपोजिशन की तरफ से केरल सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। अपोजिशन के साथ साथ कांग्रेस के नेता शशि थरूर जी के द्वारा भी यही कहा गया है कि महिलाओं के कार्य क्षेत्र पर, वर्क प्लेस पर सेफ्टी के लिए कार्य सुनिश्चित होने चाहिए। ऐसे में बड़े फिल्म स्टार से जब पूछा गया, जैसे रजनीकांत से जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक्टर राधिका ने कहा है कि उनके टॉयलेट्स में सीक्रेट कैमरे तक लगे हुए थे। इस बात से महिलाओं की प्राइवेसी को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कुल जमा अर्थ यह है कि ये जो कड़वा सच फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है, कई बार इस तरह की घटनाएं कई चलचित्रों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कुछ जगह पर हुआ है, लेकिन ये सच्चाई है जो हेमा समिति की रिपोर्ट में है। तो सरकार को आवश्यकता है कि इस तरह से महिलाओं के जो वर्क प्लेस हैं उन्हें पूरी तरह सुरक्षित करने का प्रयास करें। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर रखें। और कोड कानूनी रूप से इंडियन पीनल कोड 86, अब तो आईपीसी के बाद चीजें चेंज होकर के अब बीएनएस के अंदर आ गई हैं, तो भारतीय न्याय संहिता के अंदर 354, 354A और 509 के तहत सेक्सुअल ऑफेंस के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। सेक्सुअल हरेसमेंट वुमन एट वर्क प्लेस 2013 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। आईटी एक्ट 2000, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012, इमोरटल ट्रैफिक एक्ट 1956 के तहत इनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं। बाकी हमसे कनेक्टेड रहने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल अंकित अवस्थी सर के नाम से, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध हैं अपनी पाठशाला पर, आप उसे एक्सेस करें एप्लीकेशन पर। आरएएस फाउंडेशन के 16 सब्जेक्ट्स के भी मतलब पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ कोर्स उपलब्ध है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अपनी पाठशाला.com पर हमारे तमाम प्रकार के टेस्ट बहुत ही नॉमिनल कीमत पर उपलब्ध हैं, पूरी 1 साल की वैधता के साथ, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आप अपने घर पर बैठे हुए मंगा सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट प्रॉपर तरीके से आपके लिए उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। कोई क्वेरी और कमेंट हो तो प्लीज़ बताएं।